नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में सीमा के हालात का लिया जायजा। नरेंद्र मोदी ने कहा जल्द ही बहाल होगी शांति। पाकिस्तानी गोलीबारी में 2 महिलाओं की मौत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा उकसावे का देंगे माकूल जवाब। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की पहली रैली। केंद्र सरकार पर लगाया विकास योजनाएं बंद करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा को हुनरमंद बनाने का वादा। मुलायम सिंह यादव लगातार 9वीं बार बने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी। कहा जनता से नहीं जुड़े तो भुगतना होगा परिणाम। और ओडिशा की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा स्थिति से निपटने को तैयार। 12 अक्टूबर को तट पर पहुंचेगा तूफान। और अब आज की पहली खबर। संघर्ष विराम उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस महीने पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि पाकिस्तान के उकसावे का माकूल जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार को सीमा से सटे गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। जितेंद्र सिंह ने शिविरों का भी जायजा लिया। उन्होंने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात की समीक्षा की। इस प्रकार की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से पीछे सेना भी खड़ी है रेंजर्स के साथ, परंतु हमारी ओर से मात्र बीएसएफ ही अपने तौर पर इतनी उचित कार्रवाई करने में सफल रही है कि उनको इससे हताश होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी रेंजरों ने संघर्ष विराम उल्लंघन को नए इलाकों तक फैला दिया है। सीमा पार से 50 सीमावर्ती चौकियों पर मोर्टार दागे और गोलीबारी की। पाकिस्तान ने आर्निया, आरएसपुरा, कानाचक, परगवाल, मेंढर और पुंछ सब सेक्टरों की करीब 50 सीमा चौकियों को निशाना बनाया। सीमा पर हालात का जायजा लेने पहुंचे बीएसएफ महानिदेशक डीके पाठक ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर से भी फायरिंग हो रही है, हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है और हम ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हैं, अभी मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई ज्यादा नुकसान बीएसएफ के पोस्ट का नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो रिहायशी इलाके पर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। करीब 36 गाँवों पर भारी गोलीबारी की गई है। सांबा सेक्टर से सटे चिल्लरी गांव में गोली लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस महीने सुरक्षा के लिहाज से 16,000 से ज्यादा लोगों को शिविरों में ले जाया गया है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमा से सटे गांव में रह रहे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं उनसे हट के जो जगह हैं उसमें जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या कुछ प्राइवेट बैंक्वेट हॉल वगैरह हैं उनमें अरेंजमेंट्स किए गए लोगों के रहने के। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने सीमा पर जारी तनाव को गंभीर मामला बताया है। वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर उन्होंने इसे जल्द सुलझाने की बात कही। I can tell you the initiatives have been taken and the government and the armed forces combinedly are trying to take control of the situation. मंगलवार को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से जारी गोलीबारी के बाद सुरक्षा हालात पर बात की। इस बीच पाकिस्तान की गोलाबारी का बीएसएफ ने भी करारा जवाब दिया है। खबरों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में 15 लोगों की मौत हुई है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं पूर्व रॉ ऑफिसर और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट जिन्होंने मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान पर एक किताब भी लिखी है, रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंह साहब। दरअसल ये जो सीज़ फायर उल्लंघन का मामला है, पिछले कुछ दिनों में 100 से ज़्यादा मामले, कुछ महीनों के अंदर 100 से ज़्यादा मामले ऐसे आ गए और अब तो हालत ये हो चुकी है कि इधर के 8 लोग, उधर के 15 लोग मारे जा चुके हैं। तो पिछले, हालांकि माना जाता रहा है कि सीज़ फायर उल्लंघन
अक्सर होते रहे हैं, लेकिन पुरानी सीज़फायर उल्लंघन से ये मामला इसलिए अलग है कि इस बार नागरिकों की मौत हो रही है। कितना सीरियस हो गया है ये मामला? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश जो कि पाकिस्तान से दहशतगर्द का शिकार रहा है, वहाँ का इंटरनल डायनेमिक्स, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वहाँ का, वो यहाँ हम पर इम्पिंज कर रहा है। और जो भी आप देख रहे हैं, मैं सारे अगर तथ्यों को मैं पीस किया हूँ एक साथ, तो एक तथ्य बड़े प्रोमिनेंटली उभर के आता है कि जो वहाँ की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है, वो दे वुड लाइक टू सी द लास्ट ऑफ नवाज शरीफ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उन्होंने सबसे पहला ये इस डायरेक्शन में वो जो हरकत की थी जब उन्होंने हेरत में हमारे काउंसलेट पर अटैक किया था। हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि अगर वो सक्सेसफुल हो जाते अपने बिड में, हॉस्टेज बना लेते, तो आप समझिए कि वो एक 26-11 के प्रपोर्शन का एक क्राइसिस हो सकता था। जब वहाँ पे ये फेल कर गए, तब इन्होंने सॉफ्ट कू के द्वारा इमरान खान और वो कादरी को अनलीश कर दिया। जब उससे भी अनसक्सेसफुल हो गए, तो उसके बाद इन्होंने ये पूरी हरकत यहाँ पे शुरू कर दी इन्होंने। और मैं ये बता रहा हूँ कि उधर भी हो रहा है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी कुछ ही दिन पहले 4000 रॉकेट तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस का नतीजा है जो बॉर्डर पर इस तरह की अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें दो चीजें हैं जो नहीं, अगर ये मामला है तो भारत को किस तरह से निपटना चाहिए? जो भारत ने अभी कड़ा रुख अख्तियार किया है, क्या यही रास्ता अपनाना चाहिए? और अगर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक वेंजेंस रुख अपनाना चाहिए या फिर कोई और डिप्लोमेटिक तरीका हो सकता है? देखिए, जब हम पाकिस्तान के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये केवल ये बॉर्डर पे टेंशन का मामला नहीं है। इसके साथ टेररिज्म जुड़ा हुआ है, इसके साथ प्रॉक्सी वॉर जुड़ा हुआ है। और ये जैसा देखा, ये तीनों चीज़ें वो मतलब इसको वो मैनिपुलेट करते थे एज पर दी सर्कमस्टांसेस। तो ये सबसे अच्छा अगर काम इस सरकार ने किया है कि उसने ये टॉक्स को कॉल ऑफ कर दिया है। क्योंकि ये जो साइकिल जो चल रहा था वो टेरर और टॉक्स का, ये टॉक्स जो है एक्चुअली ऑक्सीजन दे रहा था ये टेररिज्म को। जब हमने ये इसको कॉल ऑफ किया है, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है ये प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान को, कि वो साइकिल अब ये किस तरीके से चलाए। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता था, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर विजिट हो जाता था। और फिर उसके नहीं, तो आप ये कह रहे हैं RSN सिंह जी कि क्या अब वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है यहाँ पर बॉर्डर पर? नहीं, मैं इसको वॉर लाइक सिचुएशन, देखिए वो तो पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा। हाँ। अगर पाकिस्तान अगर वहाँ से कुछ कार्रवाई करता है, तो हम तो विक्टिम हैं, हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं, हम 26/11 के विक्टिम हैं। तो हमको तो अपने बचाव करने के लिए अगर वो मजबूर करते हैं एस्केलेट करने पर, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो लेकिन आज सीमा की दूसरी तरफ हम देखें जहाँ चाइना है, चाइना के साथ भी एक तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन ये मतलब इस तरह का अभ्यास वहाँ नहीं है। तनाव रहता है, घुसपैठ की खबरें आती हैं, लेकिन वहाँ पर गोलीबारी या लोगों की, आम नागरिकों की मौत जैसे मामले नहीं आते। मतलब अंडर कंट्रोल है सब कुछ। वैसा अंडर कंट्रोल हम यहाँ क्यों नहीं कर पाते? जो चाइना के साथ हमारे रिश्ते हैं, भले ही तनावपूर्ण हैं, लेकिन कंट्रोल में हैं। यहाँ पर हम उस स्थिति को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपको बता दूँ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल IB में बहुत फ़र्क है। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ होता है, मैंने भी नौकरी की है लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैं उसको भी चलो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें होती रही हैं, बट ये IB में इस तरह की चीज़ें होना, और आपने सही फरमाया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले 2 दशक में कोई एक कैजुअल्टी नहीं हुआ है, और इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति नहीं होती है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये जब से ये पाकिस्तान का ये हिस्सा रहा है, ये जो
प्रॉक्सी वॉर जो है ये पाकिस्तान का एक डॉक्ट्रिनल अप्रोच है उनका, ये वॉरफेयर के उसमें। तो आप उसको किस तरीके से डेटर कर सकते हैं, इस पर आपको सोचना आज यूएन ने बयान दिया कि डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या ये ज़रूरी था कि यूएन का बयान आए, और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? भारत क्या डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएगा, यूएन की सलाह मानेगा, या ज़रूरी था या नहीं था? नहीं, देखिए यूएन का तो ये कहना कि इसका इम्पोर्ट ये है कि आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कीजिए। उन्होंने एक तरह से नकार दिया है कि और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है। ये कश्मीर का मुद्दा इन्होंने उठाने की कोशिश की, बिल्कुल फ्लॉप रहा यूएन में। तो वो सारी और ये देखिए, ये पूरी दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर रहा है ये टेररिज्म का। ये बात किसी से तो मतलब आप ये मानते हैं कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है और द्विपक्षीय तरीके से हल करने की ज़रूरत है। आज प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा भी दिलाया है कि एवरीथिंग विल बी फाइन सून, मतलब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। तो भारत की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं, जो तरीका अपनाया जा रहा है, इसमें वाकई ये हम भरोसा कर सकते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा? अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनके पास तो और बहुत सारी इनपुट्स होंगी जो कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भरोसा तो इस पर आपको भरोसा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए RSN सिंह साहब, जो बता रहे हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये बातचीत कर रहे थे कि भारत जो तरीका अपना रहा है, शायद इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है पाकिस्तान से निपटने का। और ये थी हमारी पहली खबर। और अब देखते हैं चुनावी खबरें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की रैली में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार वन मैन शो की तरह काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर देश की सुरक्षा की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। रायगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर कथनी और करनी में फर्क करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वादों को न सिर्फ दरकिनार किया है, बल्कि देश की सुरक्षा की भी अनदेखी की है। कैंपेन में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। राहुल गांधी ने पृथ्वीराज चव्हाण सरकार की तारीफ की और राज्य में विकास को गति देने के लिए कांग्रेस को एक बार फिर मौका देने की अपील की। मनरेगा, आदिवासी बिल, जमीनी अधिग्रहण बिल, गरीबों के जो भी कानून थे, खुले में नहीं, बंद कमरों में उनको आस्ते 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 खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि राज्य में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और गरीबों के लिए खास योजनाएं शुरू की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी ने अपनी रैली में आरोप लगाया था प्रधानमंत्री के ऊपर कि जब वो चाइना के नेता को झूला झुला रहे थे, उस वक्त चाइना घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की पुरानी सरकार पर करारा हमला किया और उन्होंने हरियाणा में सीधा हमला करते हुए स्कैम के बदले हुनरमंद हरियाणा बनाने का वादा किया है। हरियाणा के सोनीपत और रोहतक रैली में उन्होंने राज्य में परिवारवाद की राजनीति हावी होने का आरोप लगाया। हरियाणा में खराब लिंगानुपात पर भी उन्होंने सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरियाणा में प्रचार अभियान में विकास के मुद्दों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया। स्किल डेवलपमेंट हो, हर नौजवान का हाथ में हुनर हो, उसकी भुजाओं में बल हो, उसके सपनों को साकार करने के लिए सरल सीधा मार्ग हो, ये काम हम हरियाणा की धरती पर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह जिले रोहतक में भी रैली की। यहां उन्होंने परिवारवाद की राजनीति और हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर दिया। हरियाणा के गांवों से भी नौजवान हरियाणा छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान के और प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए। जो हरियाणा
हिंदुस्तान का पेट भरता है, उस हरियाणा का नौजवान खुद का पेट भरने के लिए हरियाणा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, इससे बुरा कोई हाल उस राज्य का नहीं हो सकता है। हरियाणा में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कामकाज की भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पेड न्यूज और वोट के बदले नोट के बयान पर जवाब देने के लिए 2 और दिनों की मोहलत मिल गई है। गडकरी को आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना था, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ और दिनों की मोहलत मांग ली है। चुनाव आयोग ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें 10 अक्टूबर शाम 5 बजे तक का मोहलत दे दिया है, वक्त दे दिया है। गडकरी ने लातूर में जनसभा में मतदाताओं को पार्टियों से पैसे लेने को जायज़ करार दिया था और उन्होंने मीडिया पर भी विवादित बयान दिया था। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात भी कही थी। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। मुलायम सिंह यादव को आज लगातार 9वीं बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने इसका ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। समाजवादी पार्टी का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा। अधिवेशन के पहले दिन जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव भी इसमें शामिल हुए और इस मौके पर मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को आचरण में सुधार लाने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की नसीहत भी दी। अकेले बहुमत है, वो भी समाजवादी पार्टी को सकता है। इसको गंभीरता से सोचना, यहाँ से जाके आकर और जनता की सेवा के लिए आप चुने गए हैं और जनता की सेवा के लिए सरकार को भी काम करना है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान तेजी से उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान के 12 अक्टूबर को ओडिशा तट पर पहुंचने की आशंका है। ओडिशा सरकार ने प्रदेश के 16 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया है और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा सफेद घुमावदार बादल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र है। ये चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद नाम का ये चक्रवात 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 12 अक्टूबर को इसके ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने की आशंका है। इस दौरान भारी बारिश और 100 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई हो जाएगा और 12 तारीख को दोपहर के लगभग विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच में इसके तट के पार करने की संभावना है। तूफान की आशंका के चलते ओडिशा में सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ओडिशा आपदा त्वरित कार्यबल, दमकल और प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति की समीक्षा की। 6 coastal districts and other adjoining districts. Also, the southern districts of Koraput and Malkangiri to remain alert and in full preparedness to meet any eventuality. हमारी 4 टीमें जो हैं वो गुंटूर से रवाना हुई है विशाखापट्टनम के लिए। हमने उसको प्री पोजीशन कर दिया है वहाँ पे अपने टीम्स को। इन 2 बटालियंस के अलावा हमने एक बटालियन बिहार की और दूसरी बटालियन वेस्ट बंगाल की, इन दोनों को भी अलर्ट कर दिया है। हुदहुद तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के तटीय गंजाम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर समेत 16 जिलों को अलर्ट किया गया है। The government is prepared for the cyclonic storm that is coming. इस तूफान के खतरे के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी एहतियात बरता जा रहा है। पिछले साल 12 अक्टूबर को ही ओडिशा में फैलिन तूफान आया था। इसने राज्य में भारी तबाही मचाने के साथ आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय जिलों में भी नुकसान पहुंचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद जजों को किसी सरकारी या संवैधानिक पद लेने पर पाबंदी को लेकर जो निर्देश दिए गए थे उसे मानने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने इस मसले पर निर्देश से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में रिटायरमेंट के बाद जजों के लिए 2 से लेकर 5 साल तक किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करने के लिए निर्देश की मांग की गई थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम के केरल का राज्यपाल बनाए जाने के बाद इस मसले पर बहस तेज हो गई थी और हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने कहा था कि जजों को रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस तरह के तमाम अटकलों को खारिज करते हुए इस तरह की पाबंदियों से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। आगे की खबर का रुख करते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा के विकास के मद्देनजर 3 दिनों की इंस्पायर नाम के कार्यक्रम का आज दिल्ली के प्रगति मैदान में समापन हो गया। इसमें गोवा की विज्ञान छात्रा जुलेका को नेशनल अवार्ड के तहत गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 900 छात्रों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक साइंस मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया। यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रदर्शनी इंस्पायर तक पहुंचने के लिए इन बच्चों ने देश भर के लाखों बच्चों को मुकाबले में पीछे छोड़ा था। लेकिन बीते 3 दिनों में इस प्रदर्शनी में इन युवा वैज्ञानिकों ने एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक खोजों को इन मॉडल्स के जरिए प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में गोवा की 10वीं की छात्रा जुलेका को गोल्ड मेडल मिला। जुलेका को ये पुरस्कार कचरे से जैविक खाद्य बनाने के लिए दिया गया, जबकि आंध्र प्रदेश की 9वीं की छात्रा जैनी जानवी को सिल्वर मेडल मिला। उन्हें रेल ट्रैकों की सफाई के अनूठे मॉडल के लिए ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा असम के 11वीं के छात्र संजू पॉल को पानी की बचत और एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम से जुड़े मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मेडल मिला। पुणे के प्रभु किरण जाधव को ट्रेन में कंप्रेस्ड एयर जनरेशन से जुड़े आविष्कार वाले मॉडल के लिए ब्रॉन्ज मिला। इन सभी को इंस्पायर की ओर से लैपटॉप, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज से सम्मानित किया गया। It feels really great, but I couldn't have done it without my mother and the prayers of family and friends and support also. When I go back to my school, our friends also feel very proud about me that I have got silver medal, and our teachers also will appreciate me. सबसे पहले तो पार्टी करूँगा, फिर घर जाके डांस करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा जो मन में आए वही करूँगा। फिलहाल तो बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर विजय राघवन भी इन युवा वैज्ञानिकों की सोच से बेहद प्रभावित दिखे। स्टूडेंट्स को देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि बाहर के दुनिया में कितना इंटरेस्ट है साइंस में, और वो इंटरेस्ट अगर ये प्रोजेक्ट्स को जाके देखें तो वो दिखाई देती है। इंस्पायर नेशनल अवार्ड 2014 के साथ 56 राज्य स्तरीय अवार्ड और 11 इंस्पायर क्षेत्रीय अवार्ड भी दिए गए। इन युवा वैज्ञानिकों ने बाद में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। सुपर रिजॉल्व्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप विकसित करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार चयन समिति ने अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक बेडजिग, विलियम मोयरनर और जर्मनी के स्टीफन हेल को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। सुपर रिजॉल्व फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के जरिए बहुत छोटे वायरस और अणुओं को देखा जा सकता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में हुई। भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना की 82वीं सालगिरह मना रही है और इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जाबाजों ने अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। आइए आपको छोड़ जाते हैं उनके इन्हीं हैरत अंगेज कारनामों की एक तस्वीर के साथ। आसमान में हैरत अंगेज कारनामे करते ये है सारंग टीम के हेलीकॉप्टर। 4 अलग-अलग हेलीकॉप्टर में सवार सारंग की टीम आसमान की ऊंचाइयों पर एक से बढ़कर एक करतब दिखा रही थी। सारंग टीम के क्रॉस हेलीकॉप्टर शो ने तो
लोगों को दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर कर दिया। भारतीय वायुसेना की 82वीं सालगिरह के मौके पर जाबाजों का राइफल के साथ करतब भी देखने लायक था। एयर शो में जगुआर विमान, मालवाहक विमान हरक्यूलिस और जंबो जहाज C-17 ग्लोब मास्टर के शौर्य की झलक भी दिखाई दी। वायुसेना के मानद ग्रुप कैप्टन और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने समारोह में शिरकत की। इस दौरान सचिन वायुसेना की यूनिफॉर्म में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।